सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को शेफाली कपूर का प्यार भरा नमस्कार। और साथियों, हमारे सामने इस वक्त जो हमारी सखी बैठी हैं वो आप सबकी भी प्यारी हैं। हमारी इनसे मुलाकात अक्सर होती है, लेकिन इस मंच पर आज बहुत समय के बाद हो रही है, तो ये अपना परिचय खुद देंगी। तो मैं हूँ अभी आरती श्रीवास्तव, और सभी सखियों को, सभी सखाओं को और शेफाली को मेरा बहुत 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 प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, भाई सखियाँ और सखा दोनों ही हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, तो सखियों और सखाओं दोनों को ही नमस्कार है। और आरती जी कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। अब इतने दिनों ऐसे तो हम लोग मिलते रहते हैं आपस में, लेकिन ये स्टूडियो में आज एक साथ बैठे हैं, ये एक बड़ा ही एक अच्छा मौका लग रहा है। हाँ बिल्कुल, यही मैंने कहा कि इस मंच पर जब मुलाकात होती है तो वो मुलाकात तो शायद बहुत खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि इसमें आपस में ढेर सारी बातें होती हैं और उन बातों में सखियाँ और सखा भी शामिल होते हैं। उनकी बातें भी होती हैं, वो भी अपनी सारी बातें बताते हैं, अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताते हैं, तो अच्छा लगता है बात करना। वही होता है ना, जो हम लोग विषय लेकर आते हैं उन विषयों पर हम लोग तो चर्चा करते ही हैं, उसमें हमारे सखा और सखियां भी शामिल होते हैं, तो कार्यक्रम का जो आनंद है वो दोगुना हो जाता है। तो आप बताएंगे कि आज क्या क्या विषय हैं हमारे इस कार्यक्रम के? आज हम लेके आए हैं, एक तो दलहन दिवस के, विश्व दलहन दिवस के बारे में आज हम बात करेंगे, और राष्ट्रीय कृमि दिवस, जो कृमि मुक्ति दिवस है, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। बिल्कुल। और सखी विशेष में क्या लाई हैं आप? सलीमा टेटे जी, हॉकी खिलाड़ी उनके बारे में हम कुछ बातें जानेंगे कि कैसा रहा उनका संघर्ष, उनका सफर कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने इस मुकाम तक पहुंची हैं वो। बिल्कुल। तो ये बातें करेंगे, और साथ ही हम आज मिले हैं इतने समय बाद। देखिए क्या संजोग हुआ है ना, दोस्ती का विषय लेके आए और दोस्त मिल गया इतने समय बाद। लेकिन दोस्ती मतलब की या बेमतलब की? हमारी तो अपनी दोस्ती बेमतलब की है। बिल्कुल। अच्छा, और व्यंजन के बारे में नहीं बताएंगी कुछ? व्यंजन, आज दलहन दिवस भी है, तो आज दाल के नए नए स्वाद देखेंगे क्या क्या हो सकते हैं। क्या बात क्योंकि वो पीली दाल बस बना के रख दी, वो मतलब खाने में लगता है कि क्या ही खाओ उसे, तो अलग अलग तरीके से बना के भी उसे क्या बात है। मुझे लंच याद आ रहा है जो हम लोगों ने साथ में लिया था। अच्छा, उसकी बात जी बिल्कुल। तो चलिए, वो सब बातें तो सब कुछ होंगी, ढेर सारी बातें होंगी। हमारे सभी श्रोताओं का, सखियों का हम कमेंट्स भी इसमें शामिल करें। हाँ आरती जी, क्या बात है, आप गाना बज रहा था उस दौरान कुछ कहना चाह रही थी? एक्चुअली मेरा सारा ध्यान फोकस उस गाने पे था, क्योंकि वो गाना मुझे बहुत पसंद था। जी, तो बताइए क्या बात है, क्योंकि आप तो भाई जब मिलती हैं कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई किस्सा बताती ही हैं। जी हाँ, अब क्या कर सकते हैं, इसमें जिंदगी है, कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा रोज घटता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि हमें फिर उससे हम जोड़ के बता पाते हैं लोगों को। जैसे हम जब यहाँ आते हैं, बात करते हैं, तो अपने सखियों और सखाओं के साथ हम उसे साझा कर लेते हैं। और ये भी बात है कि आप कोई किस्सा है, कहानी है, या अपना कुछ अनुभव हमसे साझा करते हैं, तो हमें उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। बिल्कुल उससे सीखने को मिलता है। जैसे कि अभी मेरी एक हाउस हेल्प है, तो वो उनका बेटा, वो बता रही थी कि उनका बेटा है तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत दुबला पतला है। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर को दिखाइए, क्यों नहीं, आखिर किसी चीज़ का असर हो रहा है। तो उन्होंने डॉक्टर को जब दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको पेट में कीड़े हो सकते हैं, वो समस्या हो सकती है। तो उन्होंने दवा दी, तो डॉक्टर के जैसा बोला था डॉक्टर ने, वैसा उन्होंने किया। तो अब वो बता रही हैं कि वो बच्चे में काफ़ी फ़र्क आया है, अब बिल्कुल स्वस्थ एकदम है वो बच्चा। वैसे भी ना, बच्चों में पेट में कीड़े होना एक हर बच्चों में देखा जाता है, लेकिन कभी कभी ये सब चीज़ें साफ सफाई की न होने की वजह से भी होता है। और ये तो बात सही है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं अस्वच्छता भी शामिल होती है। बिल्कुल है ना। तो इसी को लेकर हमारे एक साथी, वैसे आज बता दें हम अपने सभी सखियों और सखाओं को कि आज राष्ट्रीय कृमि दिवस है। जी हाँ, है ना। और तो तब इसी वजह से मुझे वो बात याद आ गई, तो मैंने कहा कि चलो अब इस अवसर पर ये बात तो मैं अपनी साझा कर लेती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने, और इसे बिल्कुल सभी श्रोताओं के साथ साझा करना चाहिए। इसी को लेकर हमारे एक श्रोता ने मैसेज भी भेजा है आरती। देखिए, श्रोता कितने जागरूक होते हैं कि जैसे ही उनको विषय पता चलता है, वो तुरंत उससे संबंधित जानकारियाँ वही अच्छी तरह से जानकारी देते हैं, पूरी समझदारी से पूरा कमेंट करते हैं, सारी बातें बताते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो हमने डाला विषय और फिर उसके बाद नहीं, उसको पूरा पढ़ के, उसको ध्यान समझ के सब लिखते हैं, सही तरीके से लिखते
देखते हैं। अब हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कृमि मुक्ति दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि अस्वच्छता जरिया होता है बच्चों के पेट में कीड़े पैदा होने का, इसलिए इस विषय पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कृमि दिवस पर हमने बहुत काम किया है सेवा काल के दौरान। कृमि दिवस पर हम स्कूल और एक बच्चे को पास बुलाकर अपने सामने ये गोली जो एल्बेंडाजॉल होता था उसको देते थे, जो विभाग से हमें ट्रेनिंग के दौरान दी जाती थी। कृमि परजीवी यानी पेट में होने वाले कीड़े होते हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और भोजन करते हैं। बच्चों को कृमिनाशक दवाएं इसलिए दी जाती हैं ताकि उनके शरीर से कृमि खत्म हो जाएं। इससे बच्चों में कुपोषण और खून की कमी नहीं होती है। कृमि संक्रमण से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। और बच्चों को साफ सफाई का महत्व बताया जाता है कि खुली जगह पर शौच ना करें और भोजन से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोएं। बहुत बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है कि साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, और खासकर जब हम भोजन करते हैं उससे पहले और भोजन करने के बाद साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर एक और कमेंट आया है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग मुख्य रूप से शामिल हैं। अन्य हितधारकों में पंचायती राज, आदिवासी कल्याण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग शामिल हैं। एविडेंस एक्शन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के लिए त्रिपुरा सरकार का तकनीकी सहायता भागीदार है। और बहुत सारे कमेंट्स हैं हमारे पास। एक कमेंट आप देख रही हैं शायद ना पढ़ने के लिए। जी हाँ। एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि राष्ट्रीय कृमि दिवस जो है वो हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ राज्यों में कृमि की व्यापकता के आधार पर 10 अगस्त को भी कृमि दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाती है। गंभीर रूप से बीमार और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कृमिनाशक दवा नहीं खिलानी चाहिए। कृमि मुक्ति दिवस के दिन बच्चों को एल्बेंडाजॉल दवा खिलाई जाती है। कृमि मुक्ति दिवस के जरिए बच्चों के शारीरिक विकास, पोषण और शिक्षा में सुधार किया जाता है। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि देखिए बचपन से जब हम देखते हैं कि बच्चों को किसी भी चीज़ की शारीरिक रूप से कोई भी उनमें कमी महसूस हो रही है तो उसको बचपन से ही उस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए कि नहीं, अब ये चीज़ आगे नहीं बढ़नी चाहिए। और एक बात इन्होंने बिल्कुल सही लिखी है कि गंभीर रूप से बीमार और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को ये ध्यान देने वाली बात है कि ऐसी दवाएं उन्हें नहीं खिलानी चाहिए। एक साथी लिखते हैं कि विश्व कृमि मुक्ति दिवस ये लोगों में कृमि को मुक्त करने के प्रति जागरूकता हेतु बनाया जाता है। हालांकि समय समय पर सरकार कृमि मुक्ति की दवा तो खिलाती ही रहती है, लेकिन अगर सरकार के काम नहीं भी कर तो हमें कृमि के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि वो बाहर में कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे हैं जिनसे उनके पेट में कृषि के कीड़े घुस रहे हों। मैंने कृमि की दवा खाई है और वो बहुत अच्छे से काम करती है। क्लिनिक को भगा रहे तो हम लोग जो सरकार के इस कार्यक्रम का नाम नहीं लेते हैं, उन्होंने लिखा है कि कृमि की दवा खानी बहुत ज़रूरी है और इस विषय में जागरूक रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे साफ़ सुथरा रहना चाहिए और अपने आप को कुपोषण में नहीं रखना चाहिए जिससे हमारे पास बीमारी नाम का जो कीड़ा है वो ना आए। बिल्कुल। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 1 से 19 साल के लोगों को कृमि मुक्ति की दवा दी जाती है। इस दिवस को मनाने का मकसद बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर करना और पोषण का स्तर बढ़ाना होता है। स्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल करें, बाहर शौच ना करें, खाने से पहले और शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद हाथ धोएं, फलों और सब्जियों को साफ पानी से धोएं। बिल्कुल, सब्जियों को खासकर आप देखिए जो साग होते हैं, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको तो बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर कीड़े छिपे होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। आप उनको बहुत अच्छे से धोएं, साफ़ करें। और कुछ और भी हमारे पास कमेंट्स हैं, मैं ले लूं क्या? एक बिल्कुल बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस देश के प्रत्येक बच्चे को कृमि मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है। ये हर साल 2 NDD राउंड के माध्यम से बड़ी संख्या में बच्चों और किशोरों तक पहुंचने वाले सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। ये कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। उनके समग्र स्वास्थ्य, पोषण संबंधी स्थिति, शिक्षा तक पहुंच और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों और के प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कृमि मुक्ति की जाती है। बिल्कुल। और एक श्रोता है, उनका वो लिखते हैं कि मनुष्यों में आंतों के परजीवियों के सबसे आम रूपों में से एक आंतों के कीड़े हैं, जिन्हें कभी कभी परजीवी कीड़े भी कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेलमिंथ कृमि जो होता है वो संक्रमण दुनिया की लगभग 24% आबादी को प्रभावित करता है। मिट्टी से फैलने वाले कृमि या परजीवी आंतों के कीड़े भारत में 1 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 241 मिलियन बच्चों के लिए खतरा पैदा करते हैं।
बिल्कुल सही बात है आरती, बिल्कुल सही बात लिखी है। और देखिए, राष्ट्रीय कृमि दिवस के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है ना, ताकि लोग इस रोग की गंभीरता को समझ सकें और बच्चों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके। भारत के सबसे बड़े कृमि मुक्ति कार्यक्रमों में से ये एक कार्यक्रम है जो चलता है, और इसका लक्ष्य है हर साल लगभग 27 करोड़ से अधिक बच्चों को कृमि मुक्त करना। इस दिन सरकार स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में जो दवाई बताई गई हैं उसकी गोलियां निःशुल्क उपलब्ध कराती है। बिल्कुल। और इस जो जागरूकता फैलाने का जो उद्देश्य है उसका वो था कि बच्चों में बढ़ रही जो मृदा संचारित हेलमिंथिस जैसी बीमारियों को रोकना और लोगों को इस रोग के प्रति जागरूक करना। बिल्कुल। तो श्रोताओं का भी शुक्रिया करते हैं कि इतनी अच्छी जानकारियां भी जो उन्होंने हम तक पहुंचाई। तो आरती, क्या कह रही थी आप? मैं ये आपकी तारीफ कर रही थी, तो आप अपनी तारीफ बार बार सुनना चाह रही हैं। भाई देखिए, तारीफ ऐसी चीज़ है जो हर किसी को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो सही दिशा में की गई हो या उचित सच्ची हो। बिल्कुल। तो मैं सभी सखियों को, सखाओं को ये साझा करना चाहती हूँ कि सिर्फ शेफाली जी बताती ही नहीं बल्कि बनाती भी बहुत अच्छा है खाना। तो आज दाल दिवस उन्होंने एकदम स्पेशल बना दिया। अरे वाह। अच्छा, विश्व दलहन दिवस जो था ना आज, इसीलिए कुछ सोचा था मैंने कि भाई आज विश्व दलहन दिवस है, आरती जी से भी मुलाकात होगी, हमारे श्रोता भी रहेंगे साथ में, सखियां भी रहेंगी साथ में, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो सबको अच्छा लगे। बिल्कुल। तो जो मतलब इन्होंने बना के दाल बाटी चूरमा का जो टेस्ट करवाया ना, तो वो स्वाद एकदम जीभ में उछल रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है आरती कि इतनी सीधी साधारण सी झट से बन जाने वाली, और एक बात और है कि बच्चे जिसे नाक मुंह बनाकर बड़ी मुश्किल से खाते हैं, ऐसी दाल इतनी स्वादिष्ट भी हो सकती है। बिल्कुल। ये तो बड़ी एक अनूठी चीज़ है। बिल्कुल। वही मैं सोच रही थी कि दाल को इस रूप में मैं बनाऊं तो शायद मुझे खुद को भी अच्छे लगे। वैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग दाल बनाते हैं, उसमें छौंक लगाकर खा लेते हैं। जी हाँ। तो कभी कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। बिल्कुल। और आज तो आनंद ही आ गया दाल का ये रूप देखकर। अगर ऐसे अलग अलग तरह से दाल बनाई जाए तो बच्चे भी मतलब मांग मांग के खाएंगे कि हमें और दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की लंच के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है आरती। आज के इस विशेष दिन पर मैंने सोचा कि इसे विशेष तरह से मनाऊं, इसलिए आज इस तरह से दाल को बनाया, क्योंकि आज जैसा कि हमने जिक्र किया ही था कि विश्व दलहन दिवस है। और आपको पता है आरती कि दुनिया भर के मुख्य व्यंजनों में दालें शामिल होती हैं। जी बिल्कुल। और संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2018 से FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से विश्व दलहन दिवस मनाता आ रहा है। इस वर्ष 2025 में दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, इस थीम के साथ दालों की महत्वपूर्ण भूमिका को बताया गया है। और दालें पोषक तत्वों से भरपूर तो होती ही हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और जो लोग शाकाहारी हैं वो प्रोटीन के लिए दालों को बहुत अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि वो अंडे या बाकी चीज़ें नहीं लेते, तो दालें उनके लिए बहुत अच्छा जरिया है। बिल्कुल। तो दालों में वसा भी कम होता है। हाँ, तो और इनमें जो है ना घुलनशील फाइबर भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। बिल्कुल। और आपको मोटापे की जो समस्या अगर किसी कोई ग्रस्त है तो दाल रोटी खाइए, बिल्कुल कोई भी परेशानी, कभी मोटापा आने वाला है नहीं। अच्छा, और वैसे भी दाल रोटी खा लो तो मन तृप्त हो जाता है ना। और ये जो है ना कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है। जी। और खून में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने में भी मददगार होता है। इसी को लेकर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आरती। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दालें किसानों के लिए एक फसल के रूप में महत्वपूर्ण महत्व रखती हैं, क्योंकि वे उन्हें बेच और उपभोग दोनों कर सकते हैं। दालों को उगाना भी आसान होता है और फलने फूलने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि स्थायी खाद्य उत्पादन के भाग के रूप में दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। दाल भोजन के लिए उगाए जाने वाले फलीदार पौधों के खाद्य बीजों को संदर्भित करती हैं। इन्हें फलियां भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर उपभोग की जाने वाली दालों में सूखी फलियां, चना, अरहर, मटर आदि को शामिल किया जाता है। दाल पौष्टिक बीज के रूप में दुनिया भर के मुख्य खाद्य व्यंजनों का अभिन्न अंग रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो है कि विश्व दलहन दिवस जो है वो हर वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें दालों के महत्व और पोषण मूल्य पर प्रकाश डाला जाता है। आगे लिखा है कि दालों में सूखी मटर, बीन्स, दाल, ल्यूपिन और छोले शामिल हैं, जिनमें उच्च मात्रा में प्रोटीन,
खनिज और विटामिन्स होते हैं। इसमें वसा और चीनी की मात्रा बहुत कम होती है। दालों में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ उन्हें दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह देते हैं। आगे लिखा है इन्होंने कि विटामिन और प्रोटीन की प्रचुर मात्रा शरीर को फिट रखने और हृदय संबंधी समस्याओं को कम करने में मदद करती है और इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव मधुमेह के जो जोखिम होता है उसको कम करने में मदद करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है, उपयोगी जानकारी है ये। जी बिल्कुल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि विश्व दलहन दिवस 2025 हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन दालों की पहचान और मानव पोषण, पर्यावरण कल्याण और टिकाऊ कृषि में उनकी भूमिका के दिन के रूप में मनाया जाता है। 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के तहत इस दिन को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में भी चिन्हित किया गया था। इस उत्सव की भारी सफलता के कारण फसलों की क्षमता को पहचाना गया और इसे सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के तहत हासिल किए जाने वाले लक्ष्य के रूप में जोड़ा गया है। और भी बहुत से हमारे पास कमेंट्स आए हैं। एक साथी ने लिखा है कि दालें प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विश्व दाल दिवस हर वर्ष 10 फरवरी को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी, जब यूएन महासभा ने दालों की महत्ता और टिकाऊ खाद्य उत्पादन में उनके योगदान को मान्यता देने व इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस स्थापित करने की घोषणा की थी। और दाल के स्वाद को क्यों न रहेंगे याद। हम उसे चावल के साथ, बाटी के साथ, ढोकलों के साथ, रोटी के साथ और व्यंजनों में हलवा बनाकर, लड्डू बनाकर, पकौड़ी बनाकर जो खाते हैं। मतलब आप ये देखिए कि दाल एक, उसके मतलब बनाने के तरीके अलग अलग। और श्रोता लिखते हैं कि भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, आयातक और उपभोक्ता है, जो लगभग 24% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और 27% विश्व खपत के लिए जिम्मेदार है। कृषि और जो इसमें कहा गया है कि भारत जो है वो दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। और विश्व दाल, हमारे एक साथी ने लिखा है कि विश्व दाल दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसकी स्थापना दालों जैसे तुअर, मसूर, चना, मटर वगैरह के वैश्विक खाद्य के रूप में महत्व को रेखांकित करने के लिए की गई है। ये सन 2019 से प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब इस विषय में हम थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं। देखिए आरती, बहुत छोटा सा अंतराल था, पलक झपकी और अंतराल भी पूरा हो गया। जैसा कि हमने कहा था ना, दाल के बारे में कुछ और थोड़ी सी जानकारी देंगे कि साथियों, दालें जो है ना मोटापे से लड़ने में भी बहुत मदद करती हैं। जैसा कि आपने बताया आरती, कि अगर मोटापाग्रस्त है तो है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को एक प्रस्ताव पारित करके वर्ष 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। और देख लीजिए उसके बाद से जो मनाते चले आ रहे हैं इस वर्ष को, उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए होंगे। और एक श्रोता है जो लिखती हैं कि दाल के स्वाद चने की दाल, हरी दाल और धोया मूंग की दाल और चावल बिना छिलके वाली दाल, और जिसको हम चावल के साथ बनाते हैं अरहर की दाल, चने और राजमा को भी हम लोग दालों में ही गिनते हैं। इससे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, वही तो मैंने कहा ना कि देख लीजिए दाल के अलग अलग दालों को अलग अलग रूप में आप बनाइए और हर तरह से वो शारीरिक रूप से आपको ताकत देंगी, स्वाद भी देंगे। और इससे बिल्कुल पोषण मिलता है, स्वस्थ रहते हैं हम, कुछ भी करने का हमारे अंदर ताकत रहती है। हम कभी भी ऐसा है कि हम कमजोर नहीं पड़ते कभी नहीं। और जितना आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आप मानसिक रूप से भी उतने बिल्कुल चौकस रहेंगे और ताकतवर रहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप वैसे गेम्स वगैरह में तो इंटरेस्ट रखती हैं। मैंने देखा है आप मोबाइल पर भी गेम्स वगैरह देखती रहती हैं। कौन सा गेम बहुत आपको प्रिय है? देखती तो मैं देखती हूँ, सारे गेम्स ही देखती हूँ और मुझे पसंद भी हैं सारे। और जैसे कि हॉकी है, महिला हॉकी टीम जैसे होती है,
तो वो मेरी फेवरेट है। और क्रिकेट टीम अपनी जो महिला वाली जो, वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। हाँ, तो ये अच्छी लगती है मुझे, हॉकी और क्रिकेट ये पसंद है मुझे बहुत। तभी आज विषय भी है, देखिए सखी सहेली विशेष में सलीमा टेटे जो हॉकी खिलाड़ी हैं जी, उनके बारे में हम कुछ, आप अपने पिटारे में जानकारी लेकर आई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि अगर इरादे मजबूत हों और सफलता पाने का जुनून आपके अंदर है तो आपको बंद आंखों से सपने देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने अपने सपने को अपने सामने जी सकते हैं। और इस बात को सच कर दिखाया सलीमा टेटे ने, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी हैं और सिमडेगा के छोटे से गांव से राष्ट्रीय स्तर और बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों तक पहुंचना एक बहुत बड़े सपने के सच हो जाने जैसा है। हाँ बिल्कुल, और जब जीवन में संघर्ष का समय आए तो उससे घबराने के बजाय उसका सामना करते हुए जो लोग मजबूत बनते हैं वो मजबूती ताउम्र कायम रहती है और सफलता उनसे दूर नहीं रह पाती। सलीमा टेटे का जन्म जो है वो झारखंड के सिमडेगा ज़िले से 30 किलोमीटर दूर पिथरा पंचायत के छोटे से गांव बड़की छापर के बहुत गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता सुलक्षण टेटे चावल और सब्जियों की खेती करते थे और माँ जो थी वो परिवार के भरण पोषण के लिए लोगों के घरों में हाउस हेल्प का काम करती थी। बिल्कुल। और हॉकी तो सलीमा के खून में रची बसी थी। उनके पिता भी हॉकी के खिलाड़ी थे। अपने पिता को देखकर सलीमा के मन में भी हॉकी के प्रति जुनून पैदा हो गया था। सलीमा की बड़ी बहन भी हॉकी खेलती थी, लेकिन अपनी बहन के सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया और घरों में हाउस हेल्प का काम करना शुरू कर दिया था। कितना एक टचिंग सी चीज़ है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये बहुत सारी त्यागों की कहानी, त्याग और संघर्ष की कहानी होती है जब कोई बिल्कुल, सफल और होता है। जुनून होता है, बिल्कुल है ना। वैसे और आगे है कि इनके बारे में बताएं कि अपने गांव के ऊबड़ खाबड़ मैदान में हाथ से बने बांस के स्टिक और हाथ से बनाई हुई बॉल से हॉकी खेलने वाली सलीमा ने सुविधाएं न होने का मुद्दा नहीं बनाया और बस अपने पसंदीदा खेल में जी जान से लगी रहीं। उन्हें कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि उनकी मेहनत और जज्बा ज़रूर रंग लाएगा। और 2013 वो साल था जब सलीमा टेटे की प्रतिभा को पहचान मिली। उस समय उनका चयन झारखंड सरकार द्वारा सिमडेगा में संचालित आवासीय हॉकी सेंटर के लिए हुआ था। इसके बाद उन्हें राज्य टीम में मौका मिल गया। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बनाई। वर्ष 2016 में सलीमा को जूनियर भारतीय महिला टीम के लिए चुना गया। ये उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगमन था। सलीमा टेटे अब तक टोक्यो ओलंपिक, वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल चुकी हैं। इसके अलावा सलीमा टेटे ब्यूनस आयर्स में वर्ष 2018 यूथ ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय जूनियर टीम की कप्तान थी। सोचिए कहाँ से उठ के कहाँ पहुंच गई। आप देख लीजिए, संसाधन न होने पर भी उन्होंने उसका मुद्दा नहीं बनाया, बस उसी में से चीजें निकालती गई और आगे बढ़ती वही करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं अक्सर कि हमें ये नहीं, हमारे पास ये सुविधा नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए हम कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूज होते हैं। हाँ, अगर हम चाहें तो किसी भी चीज़ से उस चीज़ का एक ऑप्शन निकाल सकते हैं, है ना। वर्ष 2022 में महिला एशिया कप में भारत के सफल अभियान का भी हिस्सा रहीं, जहां टीम तीसरे स्थान पर रही थी। वर्ष 2021 से 22 में FIH हॉकी महिला प्रो लीग में भारत के तीसरे स्थान और बर्मिंघम के राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। और मई 2024 में सलीमा टेटे के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई जब उन्हें FIH हॉकी प्रो लीग 2023-24 के यूरोप चरण के लिए पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। और सलीमा टेटे को एशिया हॉकी महासंघ ने 2023 से 2025 तक के लिए एशिया का एथलेटिक्स का एम्बेसडर बनाया है। और सलीमा टेटे की प्रतिभा को सम्मानित करते हुए उन्हें 2024 के अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए, इसे कहते हैं मेहनत, लगन, विश्वास। उन्हें स्वयं पर भी विश्वास था। बिल्कुल। और साथ ही साथ उनके परिवार ने भी उनका साथ दिया, त्याग किया। तो ये सारी कहानियां हैं, ये जो हम पढ़ते हैं, हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल, तभी हम कुछ बन पाते हैं। सिर्फ हम बहाने बनाने से कुछ नहीं बनते। बिल्कुल सही बात कहा। बहाने बनाने से हम बहानेबाज बन सकते हैं। तो आप कुछ कह रही थी हमसे कि हमारी आपकी दोस्ती बड़ी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हमारी दोस्ती बेमतलब की है, हमारी मतलब की दोस्ती नहीं है कि हमें कुछ चाहिए, कि हमें दाल बाटी चूरमा खाना है तभी हम शेफाली जी से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम ऐसे भी बात करते हैं, ऐसे भी मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्ती में जहाँ देखिए, जहाँ स्वार्थ होता है फिर वहाँ रिश्ता दोस्ती कुछ नहीं रहता। वो दोस्ती नहीं, वो तो फिर स्वार्थ ही रह जाता है। हाँ, वो जो कहते हैं ना, आजकल कहते हैं ना लोग कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट। हाँ, कि मुझसे उस फ्रेंड्स के फ्रेंडशिप करने से कितना फायदा है। बेनिफिट होता है, फ्रेंड्स नहीं होता है। और बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए ना कि एक दोस्त को उस वक्त की किस चीज़ की ज़रूरत है वो
पता चल जाता है, एक ऐसा वो एक इंट्यूशन ऐसा होता है। अपने आप पता चल जाता है कि हाँ कि हमारे जो दोस्त है चाहे वो कितनी दूर क्यों ना बैठा हो, हाँ। हम उससे रोज ना मिल पा रहे हो, ना बात कर पा रहे हो, लेकिन फिर भी हमें एहसास हो जाता है। क्योंकि हमारे विचार मिलते हैं और हमारी सोच मिलती है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे फ्रेंडशिप में कॉमन होती हैं, तो हम समझ जाते हैं, है ना। बिल्कुल। तो हम कुछ बात करें, कुछ कमेंट्स लें अपने श्रोताओं के, अरे अच्छे बिल्कुल, तरीके से उन्होंने दोस्ती को बताया है। मैं भी देख रही हूँ कि ढेर सारे कमेंट्स हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आदमी अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी को अपना दोस्त ज़रूर बनाता है, एक ऐसा दोस्त जो उसके सुख दुख का साथी बने। अक्सर लोगों की तलाश सच्चे दोस्त की होती है, कुछ उसे खोजने में कामयाब हो जाते हैं तो कुछ को लंबा समय बीत जाने के बाद भी ऐसा दोस्त नहीं मिलता। हालांकि एक सच्चा दोस्त खोजने का तरीका ये भी है कि आप खुद किसी के सच्चे दोस्त बन जाइए। दरअसल दुनिया में जितने भी रिश्ते, नाते या फिर कहें संबंध हैं, वो हमेशा जन्म से प्राप्त होते हैं, लेकिन मित्रता का चयन हमेशा हम खुद करते हैं। बिल्कुल। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि दोस्ती हमेशा बेमतलब होनी चाहिए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसी मतलब की दोस्ती हमेशा नुकसानदेह हो सकती है। दोस्ती बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए, इस लंबी दोस्ती से प्रेम भाव की गंगा लंबे समय तक बह सकती है। इसका उदाहरण साल 1973 नवंबर में दूरभाष संचालक की तालीम के दौरान हुए दोस्तों में से एक मेरे सह तालीमी और सहकर्मी मित्र, जो उनका नाम बता रहे हैं वो शांतिलाल जी हैं, जो उससे आज तक दोस्ती कायम है। सेवानिवृत्ति के 14 साल बाद भी आज भी उनसे दोस्ती कायम है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। अब बात करूं साल 2020 से विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़े हुए मित्रों की, तो जिसको मैं जानता भी नहीं, कभी मिला भी नहीं, फिर भी ऐसे आत्मीयता से भरा नाता बन गया है जैसे कि पूर्व जन्म की कोई पहचान या लेन देन हो। कभी इस पेज पर नहीं जुड़ने पर एक दूसरे की खबरें पूछ लेते हैं, तो चाहे वो श्रोता हो या फिर उद्घोषक हो। बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि अच्छा, ये कितनी अच्छी बातें इन्होंने मित्रता के बारे में लिख भेजी ना। हम बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी सखाओं का और सखियों का, अपनी जो अपनी दोस्ती की के बारे में भी बताया है। हाँ। और एक साथी लिखते हैं कि मित्रता एक ऐसी नायाब चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति की खुशियों को बढ़ाने और दुख को कम करने में अक्सर मददगार साबित होती है। किसी भी मित्रता की पहली शर्त एक दूसरे को समझना और समझाना है। यदि आप एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं और समय आने पर अपनी बात को समझा लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक दूसरे के सच्चे मित्र हैं। जीवन में ऐसी मित्रता की खूब कद्र करनी चाहिए और उसे कायम रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सच्चा दोस्त अच्छी सेहत के समान होता है, जिसकी कीमत हम अक्सर खो बैठने के बाद जान पाते हैं। बिल्कुल। और सर एक और हमारी श्रोता जो लिखती है कि सच्चा मित्र वो होता है जो आपको गलत कार्यों की तरफ जाने से रोके और अच्छे मार्ग की तरफ प्रेरित करे। अक्सर लोग अच्छी बात करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, मौज मस्ती में साथ देने वाले लोगों को अपना सच्चा मित्र मान लेते हैं, जबकि जो मित्र आपको नशा करने से या गलत काम करने से रोकें उसे आप गलत समझ बैठते हैं। याद रखिए, आपके सच्चे मित्र कभी आपको दुर्व्यसनों के लिए प्रेरित नहीं करेंगे। सच्चा मित्र बिना स्वार्थ आपके साथ रहता है, आपके हित की बात सोचता है, लाख लड़ाई हो जाए आपको नहीं छोड़ता है। ये कुछ बातें ही हैं जो आपके दोस्त में हो, वही आपका सच्चा दोस्त है। जिस दोस्ती में स्वार्थ छिपा है वो किसी भी प्रकार से सच्ची मित्रता नहीं है। एक सच्ची मित्रता कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ना हो, अपने मित्र के प्रति छल कपट की भावना से परे हो। मित्र के रिश्ते को सभी रिश्तों से बढ़कर कहा गया है, क्योंकि इस रिश्ते को हम खुद बनाते हैं। लेकिन आज सच्चे दोस्त रहे कहाँ, ऐसा हमारे एक साथी लिखते हैं कि अब दोस्ती मतलब की होती है। लोग दोस्ती तो कर लेते हैं लेकिन दोस्ती का सही मतलब नहीं जानते। यही कारण होता है कि कुछ समय के बाद दोस्ती टूट जाती है। कहते हैं दोस्ती करना आसान है लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे करना या ना करना अपने हाथ होता है। हम दोस्त बनाने के पहले उससे परिचय बनाते हैं, जब एक दूसरे के बारे में जान जाते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। आज के युवा वर्ग के लिए दोस्ती का मतलब एक साथ खाना पीना ऐश करना रह गया है। युवाओं के दोस्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनते हैं और पढ़ाई समाप्त होने के बाद दोस्ती खत्म। ज़्यादातर लोग दोस्ती को काम से आंकते हैं, वो उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जिनसे काम निकालना हो, और ऐसे लोग कभी भी अच्छे दोस्त साबित नहीं हो सकते। ये काम निकल जाने पर पलटकर देखना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही कहा। और एक और हमारी श्रोता है जो कहती हैं कि आजकल के समय में जबकि करीब करीब सभी अकेले रह रहे हैं, बच्चे दूर हैं संयुक्त परिवार से, अब वो संयुक्त परिवार रहे नहीं, मोहल्ले अब रहे नहीं, फ्लैट में एक या दो तीन लोग ही रहते हैं और सभी व्यस्त हैं। इस समय अच्छे या सच्चे मित्रों का समूह होना चाहिए। किसी पार्क से हो या फिर किसी और तरीके से। विशेषकर महिलाएं किटी पार्टी में जाती हैं, जन्मदिन या भजन आदि समारोह में आना जाना रखती हैं, वहीं से मित्र बन जाते हैं, या बचपन के मित्र भी होने से बहुत सहारा रहता है।
एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाते हैं। बच्चे और रिश्तेदार बाद में आ पाते हैं। आसपास के मित्र बहुत सहायक होते हैं। मतलबी और चापलूस मित्रों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। और दोस्ती एक करीबी रिश्ता है जो विश्वास, ईमानदारी और आपसी सम्मान पर आधारित होता है। ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है कि दोस्ती में लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। दोस्ती कभी बेवजह नहीं होती। दोस्ती तो गुलाब के फूल की तरह है जो रंग लाती है। अब आ गई व्यंजनों की बात, दालों की बात, जैसा कि जिक्र हुआ था। मैं यहाँ पर एक रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ बंगाली टोक दाल की। अच्छा। तो आधा कप मसूर दाल लें, एक कच्चा आम छिलका उतार कर काटा हुआ, आधा टीस्पून सरसों के दाने, एक साबुत लाल मिर्च, आधा हरी मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक और थोड़ी चीनी के साथ आधा टीस्पून सरसों का तेल। ठीक। विधि है कि मसूर दाल को थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और हरी मिर्च के साथ उबाल लें और उबल जाने पर एक तरफ रख दें। अब कढ़ाई में सरसों के तेल में लाल मिर्च साबुत और राई चटका लें। अब आम के टुकड़े, चीनी, थोड़ा नमक स्वादानुसार डालकर मिला लें। थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी देर पकाएं जिससे आम के टुकड़े नरम हो जाएं। अब दाल उसमें पलट लें और कुछ देर उबालकर गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं, चाहे रोटी, पूड़ी हो या चावल, सबके साथ निराला स्वाद। बिल्कुल। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और रेसिपी, वो है शाही दाल की। क्या बात दाल भी शाही हो सकती है। हाँ, बढ़ाइए, बताइए। बिल्कुल। और इसमें हमें चाहिए आधा कप उड़द की दाल, 8 हल्के उबले बादाम आधे कटे हुए और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 इलायची, नमक आप स्वाद के अनुसार लीजिए। 1 कप दूध ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून घी होना चाहिए, 1 टीस्पून जीरा, आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक, आधा कप बारीक कटा टमाटर, आधा टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, वो तो आप कितना भी डाल सकते हैं हरा धनिया। उड़द दाल को धोकर पर्याप्त मात्रा में पानी में 6 घंटे के लिए लगभग आप भिगो दीजिए। फिर अच्छे से 6 घंटे भीगने के बाद उसको छान लीजिए। अब कुकर में उड़द दाल, बादाम, हल्दी पाउडर, इलायची, नमक और 1 कप पानी डालकर 2 सीटी आने तक पका लीजिए। अब भाप के निकल जाने के बाद कुकर खोलकर उसमें से इलायची निकाल लीजिए क्योंकि पूरी पूरी डाली होती हैं। अब दाल में दूध मिलाइए। उसमें दूध मिलाकर मथनी से एकदम मुलायम हो जाने तक अच्छे तरीके से उसे फेंट लीजिए और एक तरफ रखकर अब घी गर्म करके उसमें जीरा चटका लें। फिर प्याज, लहसुन और अदरक डालकर अच्छे से भून लीजिए। फिर टमाटर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छे तरीके से पका लीजिए। अब उसमें फेंटी हुई दाल और दूध का मिश्रण डालकर अच्छे से पका लीजिए। 2 से 3 मिनट तक आपने जब उसे पका लिया तो अब धनिया आप ऊपर से जितना चाहें डालकर गर्मा गर्म परोसें। आपको किस चीज़ से अच्छा लगता है खाना आप देख लीजिए। और लहसुन तो ऑप्शन है, अगर जो नहीं खाता वो तो उसको स्किप कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि कोई गीत या कमेंट्स लिए जाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं सखियों सखाओं को। आपका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे। आप सभी को शेफाली कपूर और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। विविध भारती।